Hello friends, myself Mahesh Kade. Now in this lecture we'll discuss pharmacology sections of GPAT 2023 पेपर। GPAT 2023 के पेपर में जितने भी फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस थे हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो शुरू करते हैं। The first question is, which of the following metabolite is used to inactivate vasopressor metabolite leading to hemorrhagic cystitis by alkylating agent used in the treatment of cancer? Okay, हेमोरेजिक साइस्टिटिस साइड इफेक्ट, ये जो साइड इफेक्ट है इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट है। इट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड व्हिच इज एंटी कैंसर ड्रग, अल्काइलेटिक एजेंट है। और साइक्लोफॉस्फेमाइड का जो साइड इफेक्ट है उसके लिए जो एंटीडोट है दैट वी यूज मेस्ना। तो उसके लिए हम लोग मेस्ना यूज करते हैं। मेस्ना इज मर्केप्टो इथेनॉल सल्फोनिक एसिड। ओके, सो मेस्ना इज एन एंटीडोट फॉर दिस हेमोरेजिक साइस्टिटिस प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोफॉस्फेमाइड। सो वैसे तो ड्रग का नाम नहीं दिया है बट ये जो साइड इफेक्ट है ये साइक्लोफॉस्फेमाइड का है मेजर, इसलिए उसका एंटीडोट जो है वो मेस्ना है। नेक्स्ट, a drug X is more selective for alpha 1 subunit of benzodiazepine receptor. It lacks effect on slow wave shift, then minimum residual daytime sedation, no rebound insomnia on discontinuation, low abuse potential. Which of the following drug X can be? Okay, तो जो अल्फा 1 सब यूनिट के ऊपर एक्ट होता है बेंजोडायजेपिन के, वो एक ही ड्रग है एंड दैट इज योर ज़ोल्पिडेम। वो है ज़ोल्पिडेम। बिकॉज बाकी जो है जैसे फ्लोराजेपाम इट इज बेंजोडायजेपिन अगोनिस्ट है, देन फ्लुमाजेनिल इट्स अ बेंजोडायजेपिन एंटागोनिस्ट है, मेलाटियन इट्स अ मेलाटोनिन इट्स अ मेलाटोनिन अगोनिस्ट एंड ज़ोल्पिडेम जो है ज़ोल्पिडेम एक्ट ऑन अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर। और उसमें ये बाकी सारे एक्शन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ज़ोल्पिडेम। ओके, नेक्स्ट, और न्यू ड्रग एप्लीकेशन मतलब एनडीए मेड। एनडीए कब अप्लाई किया जाता है? तो एनडीए हम लोग अप्लाई करते हैं व्हेन हमारा ड्रग फेज 3 में होता है। ओके, दैट्स व्हाई आफ्टर द फेज 3 एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई करते हैं हम लोग, बिकॉज फेज 3 के बाद ड्रग जो है वो डायरेक्टली मार्केट में आ सकता है। दैट्स व्हाई एनडीए इज आल्सो नोन एज प्री मार्केटिंग अप्रूवल। इसलिए एनडीए को हम लोग प्री मार्केटिंग अप्रूवल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्री मार्केटिंग अप्रूवल। तो एनडीए जनरली फेज 3 में जब ड्रग पास होने लगता है तब हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ HbA1c व्हिच इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो हम लोग डायबिटीज के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, डायग्नोसिस का टेस्ट है, उसका रेंज क्या होना चाहिए? सो उसका रेंज अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 6.8 to 7 के बीच में होना चाहिए ग्राम परसेंट, एंड 6.8 to 7.5 मतलब 20 का आंसर है। अगर 5 के नीचे है, इफ इट इज लेस देन 5 और लेस देन 5 तो इट इज ऑलमोस्ट सेफ, वो सेफ होता है। और अगर 5 के ऊपर मतलब 6.5 to 7.5 के रेंज में होगा तो पर्सन इज डायबिटिक मेलाइटस, तो उसको डायबिटिक मेलाइटस हो सकता है। ओके, तो दिस इज अ रेंज फॉर द HbA1c। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोन टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन? तो सबसे पहले ऑस्टियोजेनिक बनता है, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट बनता है, फिर ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैच्योरेशन ऑफ बोन टिश्यूज, लाइक ऑस्टियोजेनिक, फिर ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स। ओके, ये सबसे सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट, इन ECG दैट इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सॉरी, द P wave corresponding to, जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है लाइक दिस, उसमें जो P wave है दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज T wave। तो P wave is responsible for arterial depolarization. P wave is responsible for arterial depolarization. ये जो ventricular depolarization है इसके लिए responsible is QRS complex. इसके लिए QRS complex responsible होता है। ओके, एंड arterial repolarization भी इसी में हो जाएगा QRS complex में। और ventricular repolarization उसके लिए जो होता है that is T wave, यहाँ पे जो wave होगा T wave, this T wave is responsible for ventricular repolarization. This everything given in our notes, and our notes में ये सारे points है, आप वहां से देख सकते हो। Next, which of the following is a fourth generation cephalosporin? So fourth generation cephalosporin इसमें से है cefepime, जिस किसी के स्पेलिंग में PI लगा होगा वो सारे फोर्थ जनरेशन होते हैं, and that's why cefepime is a fourth generation cephalosporin. Okay, next, identify the drug that is not among the drug recommended as a first time drug in the treatment of partial seizures with or without generalized seizure. Okay, अब इसमें से हम लोग कौन से ड्रग पार्शियल सीजर में या फिर जनरल सीजर में यूज करते हैं? तो कार्बामाइजेपिन यूज्ड इन जनरल,
and partial seizure. Valproate, sodium valproate also used in general and partial seizure. Even lamotrigine also used in general and partial seizure. ओनली डायजेपाम ऐसा ड्रग है कि जिसको हम लोग जनरली हिप्स अरिथमिया या स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज करते हैं, मतलब जनरल एपिलेप्सी में ही यूज करते हैं. ओके, पार्शियल में यूज नहीं होता है. दैट्स व्हाई डायजेपाम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, which of the following is not an example of mTOR? mTOR मतलब mammalian target of ripamycin. mTOR का मतलब होता है mammalian target of ripamycin. mammalian target of ripamycin जिसका short form है mTOR. So which of the following is not an example of mTOR inhibitor? तो everolimus, टेमिरोलिमस और सिरोलिमस ये सारे जो है mTOR इनिबिटर है. टैक्रोलिमस जो है ये mTOR इनिबिटर नहीं है. ओके, दिस इज कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर. ये जो है ये कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर है. दैट इज कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर, और जो हम लोग यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट. ओके, सो सारे इम्यूनोसप्रेसेंट है, बट इवेरोलिमस, देन टेमसिरोलिमस and sirolimus, these are mTOR inhibitors, whereas tacrolimus is calcineurin inhibitor. Okay. Next, which of the following drug used in the chemotherapy? Which of the following drug used in the chemotherapy of some types of leukemia? तो ब्लड कैंसर में यूज होने वाले कुछ ड्रग्स दिए हैं, एंड आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ना है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर करेक्ट. इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो स्टेटमेंट, इट इज इफेक्टिव ओरली एंड इट हैज नियर 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी. ओके, अब ये दोनों स्टेटमेंट किस ड्रग के लिए सही बैठते हैं? तो एस्परजिनेज जो है वो हम जनरली आईवी से यूज करते हैं, आईवी या इंट्रामस्कुलरली. इवन डॉक्सोरोबिसिन आल्सो यूज्ड बाय आईवी रूट. माइटोमाइसिन आल्सो यूज्ड बाय आईवी रूट. हाइड्रोक्सीयूरिया जो है दैट इज वी कैन यूज बाय ओरल रूट. ये ओरल से यूज किया जाता है और इसका ओरल बायोअवेलेबिलिटी काफी अच्छा है. दैट्स व्हाई हाइड्रोक्सीयूरिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, antihypertensive patient receiving a drug Y for the managing blood pressure was prescribed a tricyclic antidepressant. As a result, there was an abolition of antihypertensive action of Y. Which of the following drug could be Y? Okay, मतलब किसी पेशेंट को एक ड्रग दिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जिसका नाम Y है, एंड उसी के साथ साथ उसको ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट भी दिया है, और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट देने की वजह से एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन जो है Y का इट डिक्रीजेस. तो हमें Y को आइडेंटिफाई करना है. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल चारों ऑप्शन पढ़ते हैं. अटेनोलॉल, इट्स अ बीटा ब्लॉकर, ये बीटा ब्लॉकर है. देन कैप्टोप्रिल, ये ACE इनहिबिटर है, इट्स अ ACE इनहिबिटर. देन क्लोनिडिन, इट्स अल्फा 2 अगोनिस्ट, ये अल्फा 2 अगोनिस्ट है. और डिल्शियाजेम, इट्स अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. ओके, नाउ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स क्या करते हैं? ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो होते हैं जिसको हम लोग TCA कहते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, दे इनहिबिट रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन. ये नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक इनहिबिट करते हैं. और ये जो आपने तीनों एक्शंस लिखे उसमें से नॉरएड्रेनालिन का रिलेशन जो है वो क्लोनिडिन के साथ है, बिकॉज क्लोनिडिन it's alpha 2 agonist, that's why it decreases release of noradrenaline. ये noradrenaline का रिलीज कम करता है. This is the mode of action of clonidine. अब रिलीज कम करना है मतलब उसको न्यूरॉन्स के अंदर जाना पड़ेगा. ओके, ये जो हमारा न्यूरॉन है इसके अंदर ड्रग को जाना पड़ेगा और उसके बाद ही रिलीज बढ़ेगा, त्यानंतर तो रिलीज बढ़ेगा. ओके, उसके बाद रिलीज बढ़ेगा. सो ट्राइसाइक्लिक क्लोनिडिन एंटर इनटू द न्यूरॉन बाय दिस रीअपटेक मैकेनिज्म. ओके, ट्राइसाइक्लिन जो है ये रीअपटेक के थ्रू ही, क्लोनिडिन जो है ये रीअपटेक के थ्रू ही न्यूरॉन्स के अंदर जाएगा. तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट रीअपटेक इनहिबिट कर देता है, इसलिए ये क्लोनिडिन का एक्शन जो है वो इनहिबिट कर देगा. सो दैट ड्रग, वाई ड्रग इज अ क्लोनिडिन. वैसे भी कैप्टोप्रिल का और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, मोड ऑफ एक्शन इज टोटली डिफरेंट. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीडिप्रेसेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, मोड ऑफ एक्शन इज टोटली डिफरेंट. जो मोड ऑफ एक्शन इंटरफेयर हो सकता है वो है क्लोनिडिन के साथ, बिकॉज क्लोनिडिन इंक्रीजेस रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड एंटर इनटू द न्यूरॉन, and to enter into the neuron, clonidine use this reuptake mechanism, and tricyclic antidepressant inhibit this reuptake mechanism. इसीलिए this drug tricyclic antidepressant decreases the action of clonidine, और इसलिए जो Y drug दिया है यहाँ पे antihypertensive करके वो है clonidine.
So C is the correct answer for this question. Next, Alzheimer's disease is mainly because of neurodegenerative disorder. Alzheimer's disease में neurodegenerative it's a type of neurodegenerative disorder. And it which part of the brain? कौन सा part है brain का? So it is hippocampus. Okay, hippocampus is the part of brain in which जिसमें बीटा अमोलेट प्रोटीन एक्यूमुलेट होने की वजह से अल्जाइमर डिसीज जो है वो होता है, और उसके लिए हम लोग ड्रग यूज करते हैं रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज, जैसे कि टैक्रीन है, डोनेपेजिल है, रिवास्टिग्मीन है, गैलेंटामाइन है, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एक्ट वाया जीपीसीआर. जीपीसीआर मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. ओके, तो निकोटिनिक एसिड जो है इट एक्ट थ्रू जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. इसका आंसर निकोटिनिक एसिड है. बाकी फिनोफिब्रिन इज अ फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव. अट्रोवास्टैटिन जो है इससे एमजीए कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स है. तो निकोटिनिक एसिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन अ वैसोस्पैस्टिक एंजाइना द imbalance occurs when myocardial oxygen requirement increases during exercise and coronary blood flow increases proportionately. Okay, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वैसोस्पैस्टिक एंजाइना के बारे में कि वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में imbalance occurs when myocardial oxygen requirement increases during exercise and coronary blood flow does increases proportionally. दूसरा स्टेटमेंट दिया है इन प्रिज्मेटल एंजाइना. अब ये ध्यान में रखो कि वैसोस्पैस्टिक एंजाइना और प्रिज्मेटिक एंजाइना ये सेम ही है, बोथ आर सेम. प्रिज्मेटल एंजाइना एंड वैसोस्पैस्टिक एंजाइना बोथ आर सेम. ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्सिबल कोरोनरी वैसोस्पैज्म. वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में वैसोस्पैज्म होता है और इसीलिए ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है हार्ट का. ओके, एक्सरसाइज करने से वो कम नहीं होता है. एक्सरसाइज के वक्त जो ब्लड सप्लाई कम होगा दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल एंजाइना. उसको हम लोग स्टेबल एंजाइना कहते हैं. इसलिए जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दिया है ये एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये बराबर है. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज एक्सरसाइज के वक्त इंबैलेंसिंग या ब्लड सप्लाई कम नहीं होगा, वो एंजाइना है स्टेबल एंजाइना. ओके, प्रिज्मेटल एंजाइना या वैसोस्पैस्टिक एंजाइना एक ही है दोनों, एंड इट इज बिकॉज ऑफ coronary vasospasm. So statement 1 is correct, incorrect, 2 is correct. Statement 1 is incorrect and 2 is correct. So D answer is correct for this question. Okay. Next, levodopa is metabolized peripherally but capable of crossing BBB. Thus best drug in the treatment of Parkinson's disease. बराबर है, it's true. Levodopa is the best drug in the treatment of Parkinson's disease because it can cross BBB and then it converts into dopamine. Even though it can converts into dopamine peripherally, ये होता है. Okay, but ये best drug है. Then carbidopa crosses blood-brain barrier and thus best combination for protecting the levodopa in CNS. Okay, तो levodopa जो है ये BBB क्रॉस करता है और पार्किंसंस के लिए बेस्ट ड्रग है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही है. और पेरिफेरली उसका कन्वर्जन ना हो इनटू द डोपामिन, इसलिए हम लोग उसके साथ कार्बिडोपा मिक्स करते हैं. तो वी मिक्स लेवोडोपा विथ कार्बिडोपा. हम लेवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ मिक्स करते हैं सो दैट कार्बिडोपा इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ दैट लेवोडोपा इनटू डोपामिन. ओके, और कार्बिडोपा ब्रेन के अंदर नहीं जाता, इट इनहिबिट ओनली पेरिफेरल कन्वर्जन. ओके, इट विल नॉट इनहिबिट सेंट्रल कन्वर्जन. सीएनएस के अंदर वो कन्वर्जन इनहिबिट नहीं करेगा. अगर सीएनएस के अंदर इनहिबिट करेगा तो फिर लेवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट कैसे होगा? That's why कार्बिडोपा crosses BBB नहीं, कार्बिडोपा कैन नॉट क्रॉस BBB. इसीलिए तो हम लोग कॉम्बिनेशन देते हैं लेवोडोपा और कार्बिडोपा का. कार्बिडोपा कैन नॉट क्रॉस BBB, कार्बिडोपा स्टॉप द कन्वर्जन ऑफ लेवोडोपा इनटू डोपामाइन पेरिफेरली ओनली, नॉट सेंट्रली. सेंट्रली नहीं. That's why statement 1 is correct, but 2 statement is incorrect. So statement 1 is true and statement 2 is false. So this is C is the correct answer for this question. नेक्स्ट कुछ मैच द पेयर्स दिए हैं. नाउ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू सॉल्व. हमें जो इजीली पता होता है आप पहले उसी को मैच करो. तो जैसे एक तरफ कुछ इम्यून सेल्स दिए हैं, मस्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स, और दूसरी तरफ उसके फंक्शंस दिए हैं जैसे मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम, एलर्जिक रिएक्शन, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन, एंटीजन रिकॉग्निशन. ओके, अब जो सबसे इजी है इसमें वही चूज करते हैं. जैसे कि मास्ट सेल, ऑल ऑफ यू नो मास्ट सेल रिलीजेस हिस्टामिन. मास्ट सेल हिस्टामाइन को रिलीज करता है एंड इट इज इन्वॉल्वड इन द एलर्जिक रिएक्शन. ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्वड है हिस्टामाइन. दैट्स व्हाई ए के लिए 2 होना चाहिए. लेट्स सी इन द ऑप्शन. ए के लिए 2, ए की इसमें A2,
हो गया हमारा आंसर, बी इज द आंसर। बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ए के लिए 2 दिया है, ए के लिए 2, बी के लिए 1 मतलब लिम्फोसाइट्स के लिए मास्टर ऑफ इम्यून सेल्स, सी के लिए 3 मतलब टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और डी के लिए मोनोसाइट्स के लिए 4। ओके, तो ये हम लोग एक ही ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज सिंपली मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग? ओके, ऑर्फन ड्रग जो लिटरल मीनिंग होता है ऑर्फन का, ऑर्फन मतलब जिसका कोई नहीं है, ऑर्फन है अनाथ बोलते हैं ना उसको, ऑर्फन ड्रग। तो ऑर्फन ड्रग जिसका कोई नहीं है मतलब जो बहुत कम लोगों को होता है ऐसा डिसीज। तो ऑर्फन ड्रग इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर रेयर डिसीजेस। ओके, जो रेयर डिसीज है उसके लिए यूज होने वाला ड्रग मतलब ऑर्फन ड्रग, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्फन ड्रग। ओके, नेक्स्ट। All of the following are true with metoclopramide. Metoclopramide, which is anti-emetic agent, ये anti-emetic agent है. So it can act on dopamine receptor as well as it act on serotonin receptor. तो ये dopamine receptor को भी block करता है. It block dopamine receptors. D2 receptor को block करता है. It block dopamine receptor as well as it block 5-HT serotonin receptor. और serotonin receptor को भी block करता है. So let's see the option. 5-HT1 receptor antagonist. D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये तो सही है। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब 5-HT को तो ब्लॉक करता है बट कौन सा, 1, 3 या 4? ओके, तो क्वेश्चन पूछा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ मेटाक्लोप्रामाइड एक्सेप्ट, मतलब किस रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगा मेटाक्लोप्रामाइड? तो 1 को ब्लॉक नहीं करेगा, 5-HT1 को ब्लॉक नहीं करेगा। इसके ऊपर हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग केटनसिलिन वगैरह एक्ट होते हैं। ओके, तो ये नहीं है आंसर। ओके, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। बाकी सब इफेक्ट है मेटाक्लोप्रामाइड के, बाकी सारे एक्शंस है। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, 5-HT4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसलिए तो हम लोग मेटाक्लोप्रामाइड को एंटी एमेटिक करके या फिर GERD गैसोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस में भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। Which of the following drug can produces mydriasis without cyclopegia? Okay, so mydriasis तो सारे हैं। Atropine produces mydriasis, tropicamide produces mydriasis, homatropine produces mydriasis, ephedrine। अभी अगर आपको डायरेक्ट पता भी नहीं है तो भी आप सबके जो है वो क्लासेस देखो, जैसे atropine is anticholinergic, tropicamide is anticholinergic, homatropine is anticholinergic, और एक ही ड्रग है जो एंटीकोलिनर्जिक क्लास का नहीं है, दैट इज इफेड्रिन व्हिच इज सिंपैथोमिमेटिक। ये सिंपैथोमिमेटिक है, इट इज सिंपैथोमिमेटिक। तो क्लियरली जो अलग ड्रग दिखता है हमें वो इफेड्रिन है, बाकी सारे ड्रग एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी की। एट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड, होमाट्रोपिन, दिस ऑल आर एंटीकोलिनर्जिक, ओनली इफेड्रिन इज नॉट एंटीकोलिनर्जिक, दैट्स व्हाई इफेड्रिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली पता भी नहीं रहा, फिर भी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद भी हम लोग लॉजिकली उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व हेल्प्स इन एक्कोमोडेटिंग द आईज फॉर नियर विजन? तो दीज आर ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, जो हमारे क्रैनियल नर्व होते हैं उसके सीधे सीधे फंक्शंस होते हैं कि ऑक्यूलोमोटर नर्व इज रिस्पांसिबल फॉर एक्कोमोडेशन ऑफ आईज नियर विजन। ओके, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड टू बी एक्ट एज a male contraceptives without affecting libido and potency? libido मतलब सेक्स डिजायर। ओके, तो ये अफेक्ट किए बिना कौन सा ऐसा ड्रग है जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव करके यूज किया जाता है? तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ड्रग है दैट इज गॉसेपॉल। गॉसेपॉल व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन सीड ऑयल, ये कॉटन सीड ऑयल से मिलता है एंड इट एक्ट एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव करके एक्ट होता है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चंस जो जीपैट 23 में थे मॉर्निंग सेक्शन के पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी सेक्शंस के जो मैंने डिस्कस किए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू गॉट इट कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चंस आपको और देखना है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।